अब परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखें। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हम इस प्रकार भरते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। यहाँ आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए जो फिगर बना हुआ है। पहले किस में इलेक्ट्रॉन आएगा, 1s में, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p। आप करें क्या, इसको ऐसे लिख लें 1s फिर 2s के सामने 2p, 3s 3p 3d, इस प्रकार से लिख लें जैसे डायग्राम में बना हुआ है। फिर देखो किस प्रकार उन्होंने बताया है कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद वापस किस में जा रहा है, 2p में, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 3d में नहीं जा रहा, देखो 3p के बाद 4s में जा रहा है, फिर उसके बाद 3d में, फिर 4p, फिर 5s। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन को भरना हो तो आप इसी प्रक्रम में भरेंगे, 3p के बाद में 4s में आएगा। अब आपका ये सवाल आएगा कि अब 3p के बाद 3d में क्यों नहीं गया, 4s में क्यों गया? तो उसके लिए हमने कहा था कि n+l का नियम लागू होता है। इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसमें n+l का मान कम होगा। पहले देखें हम 3d के लिए कितना मान है। 3 के लिए n का मान तो हो गया 3d के लिए 3, और d बराबर कितना होता है, हमने कहा था 2। जब हमने कहा था कि l बराबर 0 होता है तो हमने कहा था s उपकोष l बराबर 1p और l बराबर 2d। तो d के लिए l का मान कितना हो गया, 2। तो 3 + 2 बराबर 5। बात समझ आ गई। 3d के लिए हमने कैसे निकाला, n का मान 3, l का मान 2, कुल 5। अब 4s देखो, n का मान 4 और s किस क्या है, 0। जब अब l की वैल्यू 0 हो तो s होता है, तो 4 + 0 4। इसका मतलब 4s के लिए 4 है और 3d के लिए 5 है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s में। तो अब बात समझ में आ गई, n+l रूल। इलेक्ट्रॉन के भरने में जैसे पाउली अपवर्जन का नियम है या हुंड की बहुलता का नियम काम आता है, उसी प्रकार से n+l का रूल भी काम आ रहा है। इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में आएंगे जिसमें n+l का मान कम होगा, और यहाँ हमने सीखा चूँकि 4s में n+l का मान 4 है, 3d में n+l का मान 5 है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 4s में। फिर 3d के बाद 4p। अब यहाँ फिर आप बात करेंगे हमसे, देखो कि 3d और 4p, 3d के लिए हमने n+l की वैल्यू निकाली थी 5, और 4p लिए कितनी होगी, 4 + 1 5। अब आप कहोगे दोनों में बराबर है, तो फिर किस में पहले आएगा। ऐसी स्थिति में जब n+l का मान दो उपकोषों के लिए बराबर हो तो नियम ये कहता है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें आएगा जिसमें n का मान कम होगा। बात समझ आ गई। देखो 3 + 2, 3d के लिए हो गया 5, 4p के लिए 4 + 1 5, दोनों के लिए 5 है। तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा जिसमें n का मान कम है, और n का मान किस में कम है, 3d में। तो पहले इलेक्ट्रॉन 3d में, उसके बाद 4p में। अब आपके बात स्पष्ट समझ में आ गई कि 4s में 3d से पहले क्यों आया, और 4p और 3d का बराबर होने पर भी 3d में पहले क्यों आया, क्योंकि उसमें n का मान कम होता है। तो हमने n+l का मान, यहाँ हमने n+l का नियम सीख लिया कि n+l के आधार पर भरे जाते हैं, जिसमें n+l का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, और यदि n+l का मान दो कक्षकों के लिए बराबर है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा जिसमें कि n का मान कम होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं 5s, 4d, 5p, 6s, ऐसे करते करते आप सभी ऑर्बिटल का आप देख रहे हैं, आप कर लेंगे, और आप n+l के आधार पर बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होगा। कुछ एग्जाम्पल से देखें हम यहाँ पर, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s में आ जाएगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों किस में आ जाएंगे, 1s में, कि हम जानते हैं एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। अब लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन, इसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो किस में जाएगा, 2s में जाएगा। वो हमने ग्राफ देखा था उससे पहले, तो 2s में जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का किस में जाएगा, 2s का में ही आएगा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। बोरॉन 5वां इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2p में। कार्बन 6ठा इलेक्ट्रॉन किस में गया, 2p में। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि यहाँ पर जो 2p में गया है, इसमें जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो गया है px में, और 6ठा इलेक्ट्रॉन गया है py में, मतलब अलग अलग जाते हैं, है ना। नाइट्रोजन में 2p में तीसरा इलेक्ट्रॉन मिला। अब ये यहाँ पर 2p ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया है। उसके बाद ऑक्सीजन में आप देखें जो चौथा जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला गया, p में। और फ्लोरीन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन p में हो गए, और नियोन में जाकर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ जाकर 2p ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड या पूर्णतः भर जाता है। सोडियम का केस देखें, कुल इसका एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 ही प्रोटॉन होंगे। तो 10 तो हो गए थे नियोन में पूरा, तो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, 3s में। मैग्नीशियम का 12वां इलेक्ट्रॉन भी 3s में, अब 3s कंप्लीट हो गया, तो किस में जाएगा, ये 3p में जाएगा। 3p आप जाके देखो, यहाँ 6 कंप्लीट हो गए हैं। कहाँ पर कंप्लीट हुए हैं, यहाँ पर जाकर
ये जाकर ऑर्गन में 3p कंप्लीट हो गया। आर्गन का जो 18 नंबर है वहाँ तक 3p कंप्लीट हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा, जो पोटेशियम का 19 नंबर है, वो किस में आएगा? 4s में। पोटेशियम का केस देखो, वहाँ 4s में जा रहा है। कैल्शियम का भी 4s में। स्कैंडियम के आते ही इलेक्ट्रॉन 3d में आ गया। आप समझ रहे हैं? अब यहाँ पर फिर हमें बात समझने की है कि हमने कहा था कि 4s और 3d में वैल्यू किसकी कम है? s पूरा भर गया। जब s पूरा भर जाता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और 3d की कम हो जाती है। तो अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो सब किस में आएंगे? वो 3d में आएंगे। यहाँ आप 3d में एक बात और सीखें, एक नियम और है जिसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फील्ड ऑर्बिटल, अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। आप देखो क्रोमियम के आगे स्टार लगा हुआ है, ऐसे ही कॉपर के आगे स्टार लगा हुआ है। अगर आप उससे ऊपर ध्यान से देखो तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आया, फिर टाइटेनियम में 2 आए, वेनेडियम में 3 आया, तो क्रोमियम में d में चौथा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ क्रोमियम में हमें d में 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन भी d में आ गया है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नियम है कि हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। 10 क्यों आ सकते हैं? क्योंकि d के कुल 5 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कुल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। हाफ फील्ड कब होगा? 5 पर। तो 4 यदि स्थिति होती तो वह अनस्टेबल होता या लेस स्टेबल होता। तो क्या हुआ? एक 4s का इलेक्ट्रॉन उठकर भी d में आ जाता है। अब जो 3d 5 4s1 की स्थिति बन रही है क्रोमियम में, वो किस कारण से बनी? बजाय 3d 4 4s2 के यहाँ क्या है? 3d 5 4s1। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड d ऑर्बिटल स्टेबल हो गया। यही केस देखो आपको कॉपर में दिखाई दे रहा है। कॉपर में 3d 9 4s2 ना होकर 3d 10 4s1 है। अब आप बिल्कुल मुझे तुरंत जवाब दे देंगे कि सर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि d ऑर्बिटल यहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड हो गया है, पूर्णतः भर गया है। तो यहाँ अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा जब इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कि हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल्स, जो हाफ फील्ड और फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इस आधार पर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। इसी आधार पर यहाँ गैलियम से लेकर जीनॉन तक इलेक्ट्रॉनों को भरने का बताया है। फिर आप देखें सीजियम से और रेडॉन तक और बाकी ये जो लास्ट तक जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने का क्रम बताया हुआ है। अब देखें गैलियम की बात आई। गैलियम में एटॉमिक नंबर है 31। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि जिंक तक किस में भर गया था? 3d 10 कंप्लीट हो गया था 4s2। तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? 4p में। ये कहाँ तक आएंगे 4p में? यहाँ तक देखो ये 6 हो रहा है। यहाँ तक आने तक क्रिप्टॉन 36 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ क्रिप्टॉन 36 तक 4p कंप्लीट हो चुका। अब जो अगला इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ किसके बाद में? क्रिप्टॉन के बाद में रुबिडियम 37 में, तो वो किस में गया? 5s में। आप इलेक्ट्रॉन देखो किस में गया? 5s में। रुबिडियम में 5s में गया। रुबिडियम के बाद में फिर स्ट्रोंशियम में भी किस में चला गया? 5s में। लेकिन उसके बाद जब 39 नंबर का इट्रियम आया तो इट्रियम इलेक्ट्रॉन किस में आया? यहाँ पर 4d में। क्यों? क्योंकि अब वापस से जैसे हमने 4s और 3d के लिए कहा था उसी प्रकार से यहाँ पर 5s और 4d के लिए होगा कि जब 5s कंप्लीट हो गया तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी और 4d की एनर्जी कम हो जाती है। तो अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस में आएंगे? वो आएंगे 4d में। 4d में क्रम देखें 1 2 3 4 5 6 और उसका क्या हुआ? 5 वाला वही केस देखो आप। 5 वाले केस में, नायोबियम वाले केस में आप ध्यान से देखें यहाँ भी वो हो रहा है 3d 5 4s1 हो रहा है। इसी प्रकार से नीचे आप देखेंगे रोडियम पैलेडियम का या सिल्वर, इन सब में d10 s1 सिस्टम लागू हो रहा है। d10 क्यों हो गया? पहले d10 s0 है, फिर d10 s1 d10 s2। क्यों? वही बात हम कहेंगे कि यहाँ पर d ऑर्बिटल फिल्ड होने के कारण से, पूर्णतः भर जाने के कारण से ये स्टेबल हो जाता है और इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वापस से वो p ऑर्बिटल में आएंगे क्योंकि p ब्लॉक के एलिमेंट शुरू हो जाते हैं। तो ये जो कैडमियम के बाद के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब किस में आएंगे? p ऑर्बिटल में। आप देख रहे हैं 5p में इलेक्ट्रॉन का भरना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ देखें सीजियम 55 से शुरू हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किस में आया? 6s में। बेरियम में s कंप्लीट हो गया, फिर उसका लेंथेनम में आ गया, आप देखें यहाँ पर 5d में। अब यहाँ से फिर नई बात शुरू होती है। जब लेंथेनम में 5d में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद अब जो सीरियम से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो f ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। किस में आएंगे? f ऑर्बिटल में। तो यहाँ हमें देखो अब यहाँ पर 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसके बाद किसके बाद आया? लेंथेनम के बाद में सीरियम में 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 4f को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2 कहाँ से? एक तो सीरियम का
और दूसरा आ गया लेंथेनम वाला। तो इस प्रकार से इसमें अब ये 2 इलेक्ट्रॉन डी में एफ में हो जाते हैं और एफ ऑर्बिटल का भरना यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और ये एफ ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अलग से लेंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी जो थोरियम के बाद से शुरू होती है 90 से, एक्टिनाइन का नंबर 89 है और उसके बाद 90 थोरियम से शुरू हो रही है, उनको एक्टिनाइट्स कहते हैं। जो लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट्स, एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट्स, उनको हमने अलग से श्रेणी में रखा है जिनमें इलेक्ट्रॉन 4f में और 5f में भरे जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये सारा इलेक्ट्रॉन का भरने का क्रम इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो हमने इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम में हमने क्या देखा? हमने इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम में यह सीखा कि यह आपबाहु सिद्धांत पर आधारित है। आपबाहु सिद्धांत किन पर आधारित है? एक पाउली के अपवर्जन के नियम पर, एक हुंड की अधिकतम बहुलकता का नियम, एक हमने कहा n+l का नियम और चौथा हमने कहा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल। इन 4 बातों को ध्यान में रखकर यदि हमको परमाणु क्रमांक दिया गया है, एटॉमिक नंबर दिया गया है, तो हम उसमें उनके कोशों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाएंगे वह हम आसानी से बता सकते हैं।